जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे। जम्बू टॉक्स देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ निधीश गोयल, करता हूं आप सभी का यथोचित अभिवादन। एक श्रृंखला हमने शुरू की है कांग्रेस के 100 पाप, जो लगातार चल रही है। आज उसका 5वां एपिसोड आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है और ये जो एपिसोड है, ये जवाहरलाल नेहरू की ऑटोबायोग्राफी से लिया गया है। यानी कि किस तरीके से नेहरू की स्वयं की आत्मकथा से नेहरू, गांधी और कांग्रेस के पापों का जो अंतहीन सच है, जिसको एक एक कुरूप वास्तविकता आप कह सकते हैं, काला सच कहें, नंगा सच कहें, जो आपकी मन में आए वो विशेषण आप इसको दें, लेकिन असलियत में ये भारत के विरुद्ध देशद्रोह के अलावा और कुछ नहीं कहा जा सकता है और हम कहीं और से नहीं कह रहे हैं। ये जवाहरलाल नेहरू की जो आत्मकथा है, उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है, उसमें से कह रहे हैं और जो कहने वाली हैं वो है प्रोफेसर कुसुमलता केडिया। मैं निवेदन करूंगा दीदी से, दीदी पधारें। प्रणाम, कैसी हैं आप? नमस्कार। नमस्कार, अच्छी हूँ। दीदी आज का विषय आपके बहुत महत्वपूर्ण है जी। आपके इस कार्यक्रम ने मुझे इतना पढ़ने पर और सोचने पर विवश कर दिया। इस कार्यक्रम को करते करते मुझे लगा जरा नेहरू को एक बार दोबारा देख लूं। आज अभी आपकी बात सुनकर लगा एक बार गांधी की आत्मकथा, एक बार वीर सावरकर को दोबारा देख लूं। तो जी अपने 2-3 कार्यक्रम करेंगे। तो एग्जैक्टली बिल्कुल। ये बिल्कुल 2-3 पिछली कार्यक्रम बार करेंगे लगातार और मैं अपने दर्शकों से ये भी कहना चाहूंगा कि एक छोटा-सा एक पॉइंट है कि हमने जो प्रबुद्ध सदस्यों की बात की थी, अगर हमारे देखने वाले दर्शक 10,000 हैं, तो उसमें से अभी 1% भी हमें मिल नहीं पाया है। बेसिकली बहुत कम संख्या में वो चीज़ हुई है। हम चाहते हैं कि कुछ पावर पॉइंट प्रेज़ेंटेशंस तैयार किया जाए, जो दीदी बोल रही हैं उसके लिए, कुछ छोटे-छोटे वीडियोज़ तैयार किए जाएँ, कुछ लोगों के साथ में मिलकर के काम किया जाए। कुछ बहुत बड़ी सारी योजनाएं हैं जिनके लिए आप सबका, जो लोग यहाँ पर हैं, इसलिए मैं किसी को छोड़ नहीं रहा, जितने लोग देख रहे हैं आप सभी न्यूनतम प्रबुद्ध सदस्य मात्र रुपए 1100 वार्षिक धर्मांश, इतना कह करके, इतना हम आप पर अधिकार रख सकते हैं और इतना आप कर सकते हैं। जी दीदी। मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि 100 भी नहीं हुआ अभी तक। क्या 10 कहा हुए हैं जाए? दीदी। क्या कहा जाए? क्या कहा जाए? जी चलिए, तो ये जो हम लोग कांग्रेस के 100 पाप वाला सीरीज कर रहे हैं, जी इसमें अ, जहां तक मेरा ध्यान है, 2 हो गया रामेश्वर मिश्र पंकज जी के लेख से, जी और बीच में मैं कुछ और गहरी बातें तलाशने के चक्कर में ये पढ़ने लग गई थी, एन ऑटोबायोग्राफी जवाहरलाल नेहरू की। ओ हो, ये सब पढ़ा हुआ है मेरा। लेकिन जब इस दृष्टि से पढ़ने लगी, अरे बाबा रे, ऐसे निकलने लगे तथ्य, ऐसे कि जैसे शरीर पर कांटे चल गए हों, और लगा ऐसा व्यक्ति लिख रहा है। अच्छा, अब इसके बारीकियों पर हम ध्यान दिला रहे हैं। ये जो ऑटोबायोग्राफी है, ये छपी है 1936 में। एक एक चीज महत्वपूर्ण। 1935 में इंडिया एक्ट आ चुका है। 1935 में इंडिया एक्ट आ चुका है, और 1914 से 1919 में प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो चुका है। बिल्कुल प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने तक डीकोलोनाइजेशन की बात फाइनल हो चुकी है। किनके बीच में? इंग्लैंड, फ्रांस, यूएसए, यूएसएसआर। 1935-36 क्या है? जब हिटलर के द्वारा यूरोप में दूसरे विश्व युद्ध के काले बादल गहराने लग गए हैं। ये मैं कुछ चीजें लेके बैठी हूँ। जी ये जो चर्चिल का सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो वॉल्यूम्स है, इसको देखेंगे तो यूरोप में कैसी उथल पुथल मची हुई है, और ट्रांसफर ऑफ पावर किस लाइन पर होगा, इसके लिए 1935 का एक्ट आ चुका है। और नेहरू ये पुस्तक छप रही है 1936 में। और ये अभी हम दिखाएंगे आपको। जी और ये जी पुस्तक लिखी किसके लिए जा रही है? ये पुस्तक लिखी जा रही है
यूरोपियन या अंग्रेज पाठकों के लिए, जो लिखी जा रही है अंग्रेज और यूरोपियन पाठकों के लिए, अपने क्रेडेंशियल को मजबूत करने के लिए। जी कैसा क्रेडेंशियल? 1936 तक बनने वाली सरकार में एक महत्वपूर्ण पद, और 1936 में इन सज्जन की अवस्था क्या है? 36 साल ये, और 1889 में जन्मे हैं, 11 साल वो, 47 साल के एक प्रौढ़ व्यक्ति का ये लेखन है। जी ध्यान देना चाहिए, प्रौढ़ व्यक्ति लेखन कर रहा है तो क्या लिखना, क्या छोड़ना, इसका गंभीर विचार है, एग्जैक्टली। जो कि हम लोग पढ़ते वक्त सामान्यतः ध्यान नहीं देते हैं। तब अब इनका शुरुआत कर रहे हैं। पहला अध्याय, पहला अध्याय में ये कह रहे हैं कि मैं स्कूल में पढ़ने नहीं भेजा गया। पहला अध्याय का पहला पेज, जी स्कूल में पढ़ने नहीं भेजा गया, मैं घर पर ट्यूटर लोगों से पढ़ा। पहला। फिर वो कह रहे हैं अपने पिता का जन्म और बाकी सब चीज, और पिताजी के बारे में पेज 3 में कह रहे हैं, he was attracted to western dress and other western ways। पिताजी पश्चिमी सभ्यता, पश्चिमी कपड़े, पश्चिमी लाइफ स्टाइल की तरफ ही उनका आकर्षण है। मैं उनका पुत्र हूँ। मतलब क्या हुआ? वी आर योर फ्रेंड, यस वी आर योर टाइप। और कोई पूछे 1936 में देश का माहौल क्या था? अंग्रेजों के एकदम विरुद्ध, बिल्कुल। एकदम इनको निकाल फेंकने की बात है। 1919 का जलियांवाला हो चुका है, 1857 हो चुका है, रॉलेट एक्ट आ चुका है। इसके बाद ये अपने पिताजी का कौन सा गुण बता रहे हैं कि he was attracted to western dress and other western ways। अभी और बहुत बताएंगे। we are like you, we shall remain your allies। किसके? अंग्रेजों के। we will be your friends, we will smooth your ways, which it did। फिर वो कहते हैं कि इनके जो पिताजी हैं वो ग्रेजुएशन नहीं कर पाए, बीए की पढ़ाई नहीं पूरी कर पाए, तब वो लॉ में गए हैं। हम लोग के चित्त में इंप्रेशन क्या है कि उस समय के ये जो लॉयर लोग हैं, ये कोई बड़े ब्रिलियंट बहादुर लोग हैं। ना ना भैया, यही मामला आपको दिखेगा गांधी जी के साथ, यही मामला आगे दिखेगा नेहरू के साथ। पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं तो लॉ की तरफ मुड़ जा रहे हैं। पेज 4, ही नेवर ग्रेजुएटेड। Naturally, he was keen on getting on in life and establishing himself in a profession. Naturally, he looked to the law, as that was the only profession then in India which offered any opening for talent and prizes for the successful। जो आदमी बीए न कर पाए वो कानून की पढ़ाई कर ले, क्यों? सफलता में बड़े सारे आशीर्वाद हैं, प्राइजेज हैं, बड़े सारे तोहफे हैं। अभी तो जो तोहफे आएंगे वो आगे दिखाएंगे। तब इन्होंने लॉ करना शुरू किया। कानपुर से थे, प्रयाग में आ चुके थे, कश्मीर वश्मीर से चलते हुए कहाँ कहाँ से घूमते हुए, लेकिन लॉ शुरू किया कानपुर के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। पिताजी। अब पेज 5, इंडियन नेशनल कांग्रेस फ्रॉम द पेन ऑफ जवाहरलाल नेहरू। क्या कह रहे हैं? द नेशनल कांग्रेस वाज जस्ट देन attracting the attention of English knowing middle class। उस समय तक इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसको ह्यूम ने बनाया है, वो मिडिल क्लास, और मिडिल क्लास में भी कौन क्लास? इंग्लिश नोइंग क्लास को ही आकर्षित कर पा रहा था। किंतु इनके पिताजी को
He had no wish to join any movement or organization where he would have to play the second fiddle. लेकिन इनके पिताजी को कोई मूवमेंट और संगठन में जाने का इरादा नहीं था जहां ये निचले लेवल पे हो। यानी मोतीलाल नेहरू की स्थिति उस समय के मिडिल क्लास इंग्लिश स्पीकिंग कांग्रेस में भी काफी नीचे की थी। टॉप पर कौन थे? मदन मोहन मालवीय जी और बाकी लोग। फिर पेज 5 पर he of course was a nationalist, राष्ट्रवादी थे in a vague sense of the term। अगर इसको एक हल्के फुल्के तरीके से, वेग का मतलब और भी हल्का होता है, धुंधले तरीके से सोचा जाए, बट he admired Englishmen and their ways। पहले बता चुके हैं, दोबारा कह रहे हैं, admired। he did not admire बिपिन चंद्रपाल, he did not admire Madan Mohan Malviya, he did not admire revolutionaries, he did not admire Indian emperors, Indian kings, Indian jurisprudence, Indian ways of life। नहीं नहीं, किताब का पाठक कौन है? यूरोपीय। और माहौल कितना गर्म है देश का, उस गर्म माहौल में भी इस आदमी में ये धृष्टता है, ये उद्दंडता है कि लिख रहा है He admired Englishmen and their ways। वीर सावरकर को पढ़िएगा और सैकड़ों को पढ़िएगा, मेरा तो विषय नहीं है। He had a feeling that his own countrymen had fallen low and almost deserved what they got। जो अंग्रेज नीचता नृशंसता कर रहे हैं, तो ये भारतीय लोग डिजर्व कर रहे हैं, ऐसा मोतीलाल और उनका बेटा जवाहरलाल सोच रहा है। And there was just a trace of contempt in his mind for the politicians। पॉलिटिशियन कौन है? वो शुरू वाले 1885 से लेके 85 में हुआ है, 85 के बाद इनका जन्म है, तो 85 के बाद 2005-7 तक जो कांग्रेस के दिग्गज लीडर हैं, जो पॉलिटिशियन हैं, उनके लिए इस मोतीलाल को कंटेम्प्ट है। क्यों है कंटेम्प्ट? क्यों है कंटेम्प्ट? इसलिए ऑल्सो देयर वॉज द थॉट, उसके दिमाग में, किसके? मोतीलाल नेहरू के दिमाग में ये ख्याल है, born in the pride of his own success। यही कानून में, अदालत में सक्सेस क्या है? नोट कमाए हैं। कहाँ है? कानपुर में और प्रयाग में, जिसको ये सब इलाहाबाद कहेंगे पूरे सब। तो यहाँ पर नोट कमाए हैं, तो अपने सक्सेस का घमंड है। और इनके पिताजी का मानना है कि that many of those who took to politics had been failures in life। जो पॉलिटिक्स में है वो कौन लोग हैं? जो अपने जीवन में हार गए हैं। और हम लोग को क्या पढ़ाया गया है, हम लोग क्या जानते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस में देश के बहुत मजबूत और सफल, सफल मतलब कमाऊ वकील। अब कमाई कैसे हो रही है? दोनों हाथ से क्लाइंट को डूब कर। ये आगे खुद भी लिख रहे हैं, नोट बनाना मेरे वश का नहीं। ये क्यों कह रहे हैं? जब बार की कमाई में फेल कर गए, अभी आएगा। अब ये कह रहे हैं उसी पेज 5 पर अपने पिताश्री के लिए, एंड एवर इंक्रीजिंग इनकम ब्रॉट मेनी चेंजेस इन आवर वेज ऑफ लिविंग। जब नोट आने लग गया तो लाइफ स्टाइल बदलने लग गई, बिना पढ़े बता रही हूँ। और लाइफ स्टाइल ज्यादा यूरोपियन, ज्यादा मेम साहब, ज्यादा साहब जी वाली होने लग गई। यानी मोतीलाल नेहरू का बचपन और जवानी और जवाहरलाल नेहरू का बचपन बहुत कुछ देशी तरीके से था, क्योंकि आमदनी कम थी घर की। पेज संख्या 6। He was fond of good living in every way। और गुड लिविंग क्या था? अंडा खाना, मांस खाना, छुरी कांटे से खाना, टेबल पर बैठना, शराब पीना। गुड लिविंग
का मतलब भारतीय ढंग नहीं था, श्रेष्ठ उदात्त भारतीय मूल्यों के साथ जीना नहीं था। And gradually our ways become more and more westernized. नोट कमाया है तू के किसको, अपने मुवक्किलों को, और उससे वेस्टर्नाइज्ड हो रहे हैं। अब इनका चाइल्डहुड शुरू हो रहा है। किस उम्र में लिख रहे हैं हरदम याद रखिए, 1936 में 47 साल का एक प्रौढ़ व्यक्ति लिख रहा है और प्रयोजन से लिख रहा है। तो प्रयोजन क्या क्या है? प्रयोजन है कि आई शुड बी इम्पोर्टेंट, प्राइम मिनिस्टरशिप तो नहीं सोचा होगा, आई शुड बी इम्पोर्टेंट व्हेन इंडियन गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड बाय इंडियंस, देन आई शुड हैव सम इम्पोर्टेंट पोजीशन। पृष्ठ संख्या 7, इन माई हार्ट आई रादर एडमायर्ड द इंग्लिश। और एक बार इन सज्जन ने कुछ गड़बड़ी की, बच्चे थे, छोटे थे जवाहरलाल नेहरू, तो इनके पिताजी का स्वभाव देखिए। ये कह रहे हैं, मैं पेज नंबर 8, मैं 5 या 6 साल का था। फादर वॉज वेरी एंग्री एंड ही गेव मी ए ट्रिमेंडस थ्रैशिंग। इतनी कुटाई पिटाई की, ऑलमोस्ट ब्लाइंड विथ पेन, दर्द और यातना से मैं अंधा सा हो गया। एंड मॉर्टिफिकेशन एट माई डिस्ग्रेस, और जो मेरी बेइज्जती हुई उससे क्या बोलेंगे, जड़ी भूत सा हो गया। आई रश टू मदर, मैं माँ के पास भाग के गया। फॉर सेवरल डेज वेरियस क्रीम्स एंड ऑइंटमेंट्स वर अप्लाइड टू माई एकिंग एंड क्वीवरिंग लिटिल बॉडी। आगे माँ के लिए कह रहे हैं कि पिताजी से जब जब मार कुटाई होती थी तो माँ के पास भागते थे, लेकिन माँ के लिए मैं अभी तक पढ़ गई हूँ 68 पन्ना, 60 नहीं 68 पन्ना करीब पढ़ गई हूँ अभी तक। इसके अलावा कोई प्रसंग नहीं है, माँ की कोई भी खूबी बड़ाई प्रशंसा नहीं है, सिवाय क्या है कि मैं भाग के उनकी गोदी में सो गया। पृष्ठ संख्या 9, इनको ट्यूटर लोग पढ़ाते थे, आगे या पीछे वर्णन आएगा कि वो नैनी वैनी थी। और एक सज्जन और थे, माई फादर्स मुंशी मुबारक अली। इनका बचपन मुबारक अली की गोद में बीता है। ओल्ड टेल्स फ्रॉम द अरेबियन नाइट्स, पृष्ठ संख्या 9 पर हूँ। अरेबियन नाइट्स की कथा सुन रहा हूँ, रामायण की नहीं, महाभारत की नहीं, सिंहासन बत्तीसी की नहीं, विक्रमादित्य की नहीं, राजा भोज की नहीं, सड़े गले अरेबियन नाइट्स की रूमानी इश्कबाजी की कथा सुन रहा हूँ। मुबारक अली के गोद में बैठ के, तो उसका इनके किशोर मन पर, बाल मन पर जो असर है उसका भी वर्णन आएगा। बड़ा लूसी वर्णन है। ऑफ रिलीजन यानी हिंदू धर्म, I had very hazy notion, स्पष्टता नहीं है। It seemed to be a women's affair, धर्म स्त्रियों का मामला, और स्त्रियों का मामला प्राइड से नहीं कहा जा रहा है, women's affair. Father and my older cousins treated the question humorously and refused to take it seriously. पिताजी और इनके बड़े बड़े कजन है, यानी चाचा ताऊ के लड़के, चाचा ताऊ के लड़के हैं, हाँ बड़े ताऊ जी है, चाचा के ताऊ के बड़े बड़े लड़के हैं। They refuse to take it seriously, और उसको वो रिडिकुल कर रहे हैं। और उसपे बता रहे हैं कि मेरी माँ दादी और बाकी लोग कुंभ मेला स्नान जा रहे हैं, बहुत तरह की रिलीजियस धार्मिक गतिविधियां कर रहे हैं। बट ऑल दिस लेफ्ट लिटिल इम्प्रेशन ऑन माई माइंड। फिर इसमें दो एक चीज मैं छोड़ दे रही हूँ। लेकिन इन सज्जन पर असर किसका हो रहा है? एक थियोसोफिस्ट एनी बेसेंट, और एक और नाम दिया है, वो इनके घर आ जा रहे हैं। तो वो थियोसोफिस्ट हिंदू धर्म की बड़ाई करते हैं और दुनिया भर का उसमें घाल मेल करते हैं। तो कौन है वो सज्जन, उनका नाम नहीं दिया है। फ्रेंच वुमन और ए बेल्जियन, ही वाज अ कीन थियोसोफिस्ट हु हैड बीन recommended to my father by Mrs. Annie Besant. For nearly 3 years he was with me and in many ways he influenced me greatly. थियोसोफिस्ट ठीक लग रहा है, मुबारक अली ठीक लग रहा है। थियोसोफिस्ट संख्या 16,
थियोसॉफी अफेक्टेड मी पावरफुली बट फॉर ए वाइल। इसमें भारत का भाई सनातन धर्म की बड़ी प्रशंसा है। The Hindu religion especially went up in my estimation due to theosophy. Not the ritual or ceremonial part, but its great books, the Upanishads and the Gita. थियोसॉफी वाले बतियाते तो वो तो मेरे मन में बढ़ गया, लेकिन भगवान की पूजा अर्चना, तीज त्योहार, स्नान ध्यान, और यही इस नेहरू ने 1947 के बाद भारत के मंदिरों, भारत के तीर्थों की घनघोर उपेक्षा इस हद तक कि वो नष्ट हो जाएं, और जो हिंदू मंदिरों को मुसलमानों के नाम पर कन्वर्ट कर लिया गया था, उन पर जो पैसा खर्च हो रहा था और वो पैसा हमारा था। फिर कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ये थियोसॉफी वाले थे, ये लोग बड़ा सारा रिचुअल करते हैं, टंट घंट बहुत करते हैं। तो कह रहे हैं कि so I became a member of the Theosophical Society at 13, पृष्ठ संख्या 17 से पढ़ रही हूँ। Mrs. Besant herself performed the ceremony of initiation. दीक्षा हो रही है भाई थियोसॉफी में टंट घंट के साथ, which consisted of good advice and instruction in some mysterious science. तरह तरह का लाइन वाइन खींच खाच के कर रहे हैं, तंत्र का जो उधार लिया है। Probably a relic of Freemasonry, जो भारत का तंत्र शास्त्र वहां जाकर घाल मेल होके हो गया, उसमें इनके पिताजी मोतीलाल इनको दीक्षा दिलवा रहे हैं। जो गोरी में माई है ना, वी वर लाइक अट्रैक्टेड टुवर्ड्स वेस्टर्न वेज, तो गोरी मेम आई है, तो गोरी मेम का टंट घंट में तो रुचि है, लेकिन भारत के रिचुअल्स में नहीं है। चलो ये छोड़ रहे हैं। हाँ, अब एक खास बात, पृष्ठ संख्या 17 पे ये लिख रहे हैं 1905 में इन सज्जन की उम्र है 16 साल, बहुत महत्वपूर्ण है। The next important event that I remember affecting me was the Russo-Japanese War. जो रूस जापान की लड़ाई हुई थी 1905 में, इस लड़ाई का जो असर हुआ था, नॉन यूरोपीय देश उल्लास से आनंद बनाने लग गए थे, और ये सज्जन एक पैराग्राफ लिखते हैं, लेकिन उस उल्लास का, उस एक्सेलरेशन का, उस उत्साह का एक लाइन नहीं लिखते हैं, अंग्रेजों के खिलाफ एक लाइन नहीं लिखते हैं। मुझे याद है 1962 में मेरी उम्र थी 8 साल, 54 का जन्म है मेरा, और जब ये चीन वाला मामला हुआ था, वो भी इसी दुष्ट व्यक्ति के कारण हमारे सैनिकों को कटवा डाला था इस दुष्ट व्यक्ति ने। तो मुझे याद है बड़े होने पर मेरे ननिहाल जाती थी तो सब हमको सुनाते थे कि छुटपन से ही मैंने कहा मैं चाइनीज चीज का इस्तेमाल नहीं करूँ। मेरा घर कहाँ था? पडरौना। पडरौना नेपाल बॉर्डर के पास है। उस समय एक जगह थी भैंसा लोटन, वहां कौन सी नदी बहती थी, शायद गंडकी। तो वहां परिवार में दादी ताई चाची माँ लोग के साथ स्नान के लिए जाते थे, तो वहां विदेशी सामान बिकता था, चाइनीज सामान बहुत। लेकिन सब लोग बोलते हैं कि ये हरदम जाकर कहती थी कि मैं चाइनीज सामान लूंगी। यानी मैं 8 साल की हूँ और ये आदमी 15 साल का है। और वीर सावरकर का कथा तो पता ही है कि हाथ में जलता लौ लेके जगदम्बा के आगे प्रतिज्ञा करते हैं देश के लिए मर मिटने का, और एक नहीं तीनों के तीनों भाई, परिवार का संस्कार। ये इतना मेरे को खटका। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पहली लड़ाई में जापान का झगड़ा है ना इंग्लैंड के साथ। क्यों? क्योंकि जापान, जर्मनी और इटली एक्सिस पावर है और ये एलाइड पावर है। तो अब जापान की बड़ाई कैसे लिख दे नेहरू जी? नेहरू जी को तो पीएम बन गए ना बाद में, तब कुछ सोचे होंगे मिनिस्टर वगैरह बने। तो क्या सेलेक्टिव, क्या लिखना क्या नहीं लिखना, ये मैं ध्यान दिला रही हूँ। In May 1905, I was 15. We set sail for England. हम इंग्लैंड के लिए चले। हम लोग सोचेंगे
कि इंग्लैंड में बड़ा भारी कोई पढ़ाई होता है, बड़े ज्ञानी, बड़े इंटेलिजेंट, बड़े मेहनती बच्चे बड़ी कोई हाई क्लास पढ़ाई करने जाते हैं। नहीं, जो भारत के स्कूल में पढ़ने लायक नहीं है, एडमिशन लायक नहीं है, वो जाते हैं वहां पर पढ़ाई करने के लिए। नेहरू के गांधी की आत्मकथा भी आप लोग को पढ़ के सुनाऊंगी, तो उसमें तो विस्तार से लिखा है, मैं भारत में इस स्कूल में एडमिशन नहीं ले सकता, वहां की पढ़ाई नहीं कर सकता, बहुत कठिन है। तो अपने बड़े भाई के पीछे लग गया कि मुझे विदेश भेजो। भाई ने कहा इतना खर्चा कहाँ है, घर में आर्थिक तंगी है। फिर भी मैं जिद पर अड़ा रहा और गया, और बड़ा लंबा वर्णन हुआ, वो बताऊंगी। ये महाराज भी वही ग्रेड है। अब ये कह रहे हैं इंग्लैंड की चर्चा कर, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। पेज 19 से आगे है, हैरो एंड कैम्ब्रिज। आपको याद होगा, शायद मैंने, हाँ, इसी भाषण में बताया है कि गांधी जी 1909 में हिंद स्वराज लिख रहे हैं। हिंद स्वराज क्यों लिख रहे हैं, शायद मैंने पहले या दूसरे भाषण में बताया इस सीरीज में। इंग्लैंड भारतीय वीरों, भारतीय क्रांतिकारियों से तमतमा रहा है। माद में घुस के कर्नल वाइली को, जिन्होंने लाला लाजपत राय पर लाठी चलाया था और बाद में उनका देहांत हुआ, मदन लाल ढींगरा, अगर इनको ध्यान सही है तो, उन्होंने गोली मारी, उसको मार दिया। श्याम जी कृष्ण वर्मा, मैडम कामा, और क्या क्या चल रहा है, वीर सावरकर, सब चल रहा है वहां पर। वहीं का है इस सज्जन, और इन सज्जन का लेखन में क्या है, 15 साल की उम्र, 15 नहीं 16 साल की उम्र में गए और शायद 5-6 साल रह के लौटेंगे। वहां लड़कियां इनको अच्छी लगेंगी, वाइन अच्छा लगेगा, सेक्स अच्छा लगेगा। ये इनकी आत्मकथा से मैं बता रही हूँ। पृष्ठ संख्या 21, कैम्ब्रिज ट्रिनिटी कॉलेज, द बिगिनिंग ऑफ अक्टूबर 1907, माई एज 17 और रादर अप्रोचिंग 18, 17 पूरे होके 18 में है। तब पेज 22, we considered ourselves very sophisticated and talked of sex and morality in superior way. बड़े अपने को सोफिस्टिकेटेड मान रहे हैं। 17-18 साल की उम्र में ये लड़का जो पढ़ने गया है, टॉक्ड ऑफ सेक्स एंड मॉरलिटी, और ये कौन सा सेक्स बतिया रहे हैं, कभी वो भी बता देंगे। वहां के स्कूल टॉक पर कोई किताब हाथ आएगी मेरे पास, किस मतलब अभद्र निम्न स्तरीय स्त्रियों के संबंध में वहां के छोकरों का बातचीत लहजा खोल के मैं बताऊं, अन्यथा अपने यहाँ तो भारतीय लोग कल्पना नहीं कर सकते। मोस्ट ऑफ अस वर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाई सेक्स, ये नहीं कह रहा है अट्रैक्टेड बाई अदर गर्ल्स। स्वाभाविक होता है किशोरावस्था में परस्पर आकर्षण ना, प्रेजेंट सेक्स। मोस्ट ऑफ अस वर स्ट्रांगली का मतलब समझ रहे हैं, आगे और बताएंगे क्लियर। मोस्ट ऑफ अस कौन है, ये सारे छोकरे, वर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय सेक्स एंड आई डाउट इफ एनी ऑफ अस अटैच्ड एनी आइडिया ऑफ सिन टू इट, यानी पाप का विचार नहीं है। क्रिश्चियनिटी का मैंने एक पूरा सीरीज आपके यहाँ भाषण किया है, क्रिश्चियनिटी में सेक्स पाप है, मैन वुमन फिजिकल रिलेशंस। ये इंग्लैंड में बैठे हुए हैं सज्जन, क्रिश्चियन लोग के बीच में है। कैम्ब्रिज क्रिश्चियन लोग का, कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड ट्रिनिटी कॉलेज ये प्रोटेस्टेंट वालों का गढ़ है, और सब इनको क्रिश्चियन अंग्रेज सुहाता है। लेकिन इसमें ये ठीक उल्टे हैं। मोस्ट ऑफ अस वर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय सेक्स एंड आई डाउट इफ एनी ऑफ अस अटैच्ड एनी आइडिया ऑफ सिन टू इट, यानी सकल कर्म ये कर रहे हैं लड़कियों के साथ या लड़कों के साथ या प्राकृतिक। इस लाइन का छिपा अर्थ ये है, केवल मामला लड़कियों तक नहीं है। फिर कह रहे हैं, सर्टेनली आई डिड नॉट, देयर वॉज नो रिलीजियस इनहिबिशन। मुझे यानी इसमें सर्टेनली आई डिड नॉट का मतलब ये नहीं कि मुझे
मैंने नहीं किया। पहला लाइन ध्यान दीजिए, मोस्ट ऑफ अस वर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय सेक्स एंड आई डाउट इफ एनी ऑफ us attached any idea of sin to it. Certainly I did not attach any idea of sin of conducting sex at the age of 17 approaching 18. There was no religious inhibition. गांधी जी, नेहरू जी, इनका स्वैराचार का कहानी नीतीश जी चाहेंगे तो कभी सुनाएंगे। We talked of its being immoral, neither moral nor immoral. भात खाया कि रोटी खाया, दूध पिया कि खीर खाया, neither moral nor immoral. ओके, अब आगे सुनिए लाइन। जो नहीं जानता इसका मतलब नहीं समझ पाएगा। Yet, in spite of all this, a certain shyness kept me away, as well as a distaste for the usual methods adopted. Distaste किसके लिए है? कैम्ब्रिज में, ट्रिनिटी कॉलेज में जो यूजुअल मेथड सेक्स का है, इस पर कभी सुनाऊंगी डिटेल। For I was in those days definitely a shy lad, perhaps because of my lonely childhood. ओरजी वैरायटी का है। अब ओरजी क्या है डिक्शनरी देख लीजिएगा। ऑल काइंड ऑफ परवर्स ग्रुप सेक्स। फिर अगला पैराग्राफ पूरा चल रहा है, 22 में पूरा पैराग्राफ वही डिटेल चल रहा है, मैं केवल एक लाइन पढ़ रही हूँ। आई एंजॉयड लाइफ एंड आई रिफ्यूज्ड टू सी व्हाई आई शुड कंसिडर इट अ थिंग ऑफ सिन। केवल नॉर्मल लड़का और लड़की का सेक्सुअल एनकाउंटर नहीं, इट इज मच मोर। 23वां पेज पर वही चल रहा, वही विषय। Vague and confused it was, but I did not worry, for the time for any decision was yet far distant. अब इंडियन पॉलिटिक्स को लेके कुछ है। अब आगे ये कह रहे हैं, we played with the problems of human life. We played, ये नहीं कह रहे हैं we talked, we thought, we pondered. We played with the problems of human life in a mock serious way. विनोद और गंभीरता, यानी उसका क्या कहेंगे, प्रहसन जैसा। For they had not become real problems for us yet. हमारे लिए वो कोई समस्या नहीं थी। हमारे लिए तो समस्या थी मेरी शाइनेस, मेरा संकोची स्वभाव। बचपन अकेला बीता तो सेक्स प्ले में कंफर्टेबल नहीं था। नॉर्मल में ठीक था, जो थोड़ा फर्क था भारत में नहीं देखा था उसका, आई कुडंट। It was the pre-war world of the early 20th century. Pre-war world कह रहा है, ये नहीं कह रहा है कि लंदन धप 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 हो रहा है भारत के वीर क्रांतिकारियों के कारण। इंग्लैंड की सरकार घबरा रही है, तनाव में है। पहली लड़ाई के ये जर्मनी के उफान के कारण इंग्लैंड में बहुत तनाव है। यहाँ तक कि दक्षिण अफ्रीका के एक मामूली से आदमी मोहनदास करमचंद गांधी से अंग्रेज लोग वो हिंद स्वराज लिखवा रहे हैं। ये नहीं वर्णन हो रहा है। It was pre-war world of the early 20th century. Soon this world was to die, yielding place to another full of death and destruction and anguish and heart sickness for the world's youth, not for the world's youth, for Europe's youth. But the wheel of the future hit this inse छिपा था, and we saw around us and it showed an advancing order of things. अब फिर 23 वही चल रहा है।
वर्क एंड गेम्स एंड अम्यूजमेंट्स फिल्ड माई लाइफ। जब वीर सावरकर अपना जान हथेली पर लेके चल रहे हैं, भीखा जी कामा अलख जगा रही हैं, रास बिहारी बोस अलख जगा रहे हैं, उसी समय सुभाष चंद्र बोस हैं, तब वर्क एंड गेम्स एंड अम्यूजमेंट्स फिल्ड माई लाइफ। और इनसे 20 साल बड़े उम्र के मोहनदास करमचंद गांधी है, उनको कस्तूरबा से फुर्सत नहीं है, बाप मृत्यु सैया पर है, खुद कह रहे हैं आई कैन नॉट रेजिस्ट। बाद में तो कई पुरुष भी आते हैं, क्योंकि यूरोप में स्त्री पुरुष बकरी बिल्ली ये सब सामान्य है। हाँ। फ्रॉम 1907 और 1905 और क्या है, बंग भंग आंदोलन है। बंग भंग आंदोलन का इतना प्रचंड आंदोलन चल रहा है कि अंग्रेजों को अपनी राजधानी दिल्ली शिफ्ट करनी पड़ रही है। स्वदेशी आंदोलन चल रहा है, विदेशी कपड़े की होली चल रही है। नेहरू का सेक्स है, फन है। From 1900 onwards, for several years, India was seething with unrest and trouble. For the first time since the revolt of 1857, India was showing fight and not submitting tamely to foreign rule. Not first time, लगातार चल रहा, बता चुकी हूँ। फिर ये सज्जन कह रहे हैं, almost without an exception, we were Tilkaites and extremists as the new party was called in India. जितने छोकरे थे, जो सेक्स फन फ्रॉलिक वाले छोकरे, इनका भी सहज आकर्षण तिलक महाराज के प्रति था। खून तो गर्म था ना, खून को किधर ले जाना है, तो सेक्स में भी जा रहा है, तिलक महाराज की तरफ भी चल रहा है, फिर भी आगे आएगा। अब ये छोड़ दे रहे हैं। अच्छा एक बताई दें, ये कह रहे हैं द इंडियंस इन कैम्ब्रिज हैड ए सोसाइटी कॉल्ड द मजलिस। मजलिस में ये लोग पॉलिटिकल बातें किया करते थे, और एक एक लड़का खड़ा होके कुछ बोलता था। आई हार्डली स्पोक देयर, ये सज्जन कभी नहीं बोले। पृष्ठ संख्या 24। और न बोलने के कारण ऑफन आई पेड द फाइन। ये है इस सज्जन का युवावस्था। और वीर सावरकर अंग्रेजों की लाइब्रेरी में बैठकर, कहा, लंदन में, उनके क्लासिफाइड पेपर यानी सीक्रेट पेपर तक एक्सेस बनाकर 1857 का सैन्य इतिहास लिख रहे हैं। क्या सैन्य इतिहास का मतलब? रणनीति, सैन्य के प्रकार, सेनापतित्व का प्रकार, मोर्चे और दुनिया भर का मिलिट्री रिलेटेड सब्जेक्ट पर। और अंग्रेजों के लिखे हुए 1857 के इतिहास को, जिसको वो सिपाही म्यूटिनी कह रहे हैं, ध्वस्त कर रहे हैं। और वीर सावरकर इस, मन तो हो रहा है कहूं, नपुंसक नेहरू से, नपुंसक जो सिकुड़ा हुआ है, इस नेहरू से, कहा वीर सावरकर, कहा नेहरू। अरे तुम लोग गांधी हो, गांधी, तुम लोग नेहरू हो। तुम 100 जन्म मर जाओगे तो सावरकर नहीं हो पाओगे। अब कह रहा, अब इसकी असलियत देखिए। पेज 24 पर बता रहे हैं कि साहब, आगे और बताएंगे कि वहां बिपिन चंद्र पाल आ रहे हैं, तिलक महाराज आ रहे हैं, गोखले आ रहे हैं, तो उसके लिए कह रहे हैं, some of the noted Indian politicians of the day visited us at the Cambridge. भारत के जो दिग्गज हैं, we respected them, but there was also a trace of superiority in our attitude. 17-18 साल का छोकरा जो सेक्स में और शराब में डूबा हुआ है, इन छोकरों में एक सेंस ऑफ सुपीरियोरिटी है। किसके ऊपर? बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय एंड जी के गोखले। जिसका जूता साफ करने का हैसियत नहीं है, वो कब लिख रहा है? 1936 में। इसको उम्मीद नहीं है कि ये पुस्तक भारतीयों के द्वारा भारत में पढ़ी जाए, अन्यथा ना लिखता। ये अंग्रेजी में लिखी जा रही है अंग्रेजों के लिए कि हम लोग
अब इसमें तीनों का नाम दिया और बहुत सा दिया है। हरदयाल इतना प्रसिद्ध क्रांतिकारी, इसमें श्री वगैरह लिखने का जरूरत नहीं है, इसको श्री हरदयाल। हम लोग काहे नेहरू को श्री फ्री कहें? अरे तू नहीं कहता, हम भी नहीं कहते, तू भी तू कहता है, हम भी तू कहते, तेरे ही एटिकेट से तेरा संबोधन करते। हर दयाल हैड अ ग्रेट रेपुटेशन, हम कहेंगे जवाहर के, अब तो नेहरू भी नहीं कहेंगे, जवाहर कहेंगे। हर दयाल देखो, हर दयाल हैड अ ग्रेट रेपुटेशन among the Indians, but he was at Oxford a little before my time at Cambridge. I met him once or twice in London during my heritage. बस, हरदयाल कौन है बताने की जरूरत नहीं है। क्यों? अंग्रेज तो थरथरा रहे हैं हरदयाल के नाम से। इसको थोड़े पता है कि नीतीश गोयल जी और जम्मू द्वीप के मार्फत भारतीय सुनेंगे और कोई केडिया पढ़ के सुनाएगी। अब पेज 25, इन लंडन we used to hear also of Shyamji Krishna Verma and his India House, but I never met him or visited that house. जो गढ़ है, मोतीलाल नेहरू का बेटा जानता है, कभी मिला नहीं, कभी इंडिया हाउस गया नहीं। इसको सौंपी गई 1947 में चर्चिल एंड कंपनी के द्वारा बागडोर। हमारा चेला, चेला नहीं, हमारा नौकर। नौकरों वाली भाषा कह रहा है ना। थोड़ा छोड़ दे रहे हैं। इसके लिए कह रहा है, छोड़। अब कह रहे हैं अपने पिताजी के लिए, it was natural for him with his grounding in law and constitutionalism to take a lawyer's and a constitutional view of politics. His clear thinking led him to see, वो कह रहे हैं कि क्यों वो नेशनल मूवमेंट में नहीं लगे, जो बंग भंग आंदोलन चल रहा था, स्वदेशी चल रहा था, बायकॉट चल रहा था, विदेशी कपड़ा जलाओ। पिताजी क्यों नहीं गए? पिताजी को नोट चाहिए था, पिताजी को अंग्रेजों का सरपरस्ती चाहिए था, तो नहीं गए। तो क्या सफाई दे रहे हैं? हम लोग संविधान वाले थे ना, हमारे पिताजी कानून वाले थे। तो नेहरू, तू और गांधी, तो इसका मतलब संविधान वाले और कानून वाले नहीं थे, क्योंकि तुम लोग तो बायकॉट में भी लगे, तुम लोग तो अंग्रेजी कपड़ा जलाने में भी बाद में लगे। क्यों? क्योंकि वो 1905 में तुम लोग के आने के पहले बहुत फेमस हो चुका था। हाँ, The Swadeshi and boycott movements did not seem to him carry matters. अभी गांधी बाबा उतरे नहीं है भारत में, और स्वदेशी और बायकॉट मूवमेंट है 1905 से 1911। लेकिन शर्म नहीं आती है लोगों को इसको गांधी के खाते में डाल देने का। हिंदू स्वराज में 1909 में गांधी जी, या जी भी कहेगा, गांधी, ये सब कहते हैं ना, गांधी नेहरू तो गांधी कह रहे हैं कि बंग भंग आंदोलन का, विदेशी कपड़ा जलाओ, स्वदेशी बायकॉट। उस किताब के रहने के बावजूद, इसकी अपनी ऑटोबायोग्राफी रहने के बावजूद, ये सब उठा के इन सबको गांधी जी के खाते में चाड़ते हैं। गांधी जी डिस्कवर नहीं करते हैं, गांधी जी इन्वेंट कह रहे हैं। द बैकग्राउंड ऑफ दीज मूवमेंट्स, कौन? स्वदेशी, बंग भंग वाला स्वदेशी, बायकॉट, these movements, and then the background of these movements was a religious nationalism. ये धार्मिक राष्ट्रीयता थी, ये हिंदुओं की राष्ट्रीयता थी। 1905 1911 ने, ये गांधी के आने के पहले राष्ट्रीय आंदोलन हिंदुओं का राष्ट्रीय आंदोलन था, which was alien to his nature. बायोग्राफी में नेहरू अपने पिता के लिए लिख रहा है, धार्मिक राष्ट्रीयता नहीं चाहिए, इट वॉज एलियन टू हिज नेचर। Socially speaking, the revival of Indian nationalism in 1907 was definitely reactionary, क्योंकि हिंदुओं का आंदोलन है, मुसलमानों का हो काटने का, आदमी को काटने का, स्त्रियों से बलात्कार का,
तो वो सेक्युलर है। वो उनके कुरान में उनके रसूल ने बताया है, मजहबी है, उनको तो उसका पालन करना ही चाहिए, रेप तो करना ही चाहिए। बकरा नहीं, आदमी भी काटना चाहिए, और सीधे नहीं काटना चाहिए, 100 बार छुरी से काट काट गोद गोद मारना चाहिए। ये गांधी नेहरू कहेंगे, वो तुमको तो करना ही चाहिए। लेकिन भारतीयों का धार्मिक आंदोलन जो सबको साथ लेके चलता है, वो रिएक्शनरी है। ये 1936 में नेहरू खुद लिख रहा है। इनएविटेबली यानी अंग्रेजों को क्या कह रहा है कि हम लोग इस तरह के रिलीजियस, इस तरह के धार्मिक राष्ट्रीयता को सप्रेस कर देंगे। Inevitably, a new nationalism in India as well elsewhere in the East was a religious nationalism. खाली भारत में नहीं, पूरे पूरब में, जापान में, थाईलैंड में, इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया में, बर्मा में, नेपाल में, श्रीलंका में, कुल जगह धार्मिक आंदोलन है। कैसा धार्मिक? सनातनी। The moderates thus represented more advanced social outlook. ये लोग कौन है? ये तिलक है, ये बिपिन चंद्र पाल है, बाद में ये श्री अरविंद है, बाद में सुभाष बाबू हैं। ये सब तो रिएक्शनरी हैं। द मॉडरेट्स, गोखले और जो है, thus represented a more advanced social outlook. more advanced तो है ही है भाई, अंग्रेजों का तलवार चाटना, ठकुर सुहाती करना। but they were a mere handful on the top with no touch with the masses. लेकिन क्या करें, ये थोड़े से हैं, ऊपर ऊपर है, जनता जनार्दन से कोई इनका लेना देना नहीं है। इसलिए कांग्रेस में इनकी हैसियत 0 बटा सन्नाटा है, जब तक अंग्रेज इनको पीठ ठोक के तरह तरह के उपाय से भारत में आगे नहीं बढ़ा देते। ये मैं नीतीश जी से निवेदन करूंगी, अगर वो मुझे समय दे तो बाद में मैं पूरा का पूरा एक सीरीज चला दूंगी, ये नेहरू वाले, नेहरू की बायोग्राफी, गांधी की बायोग्राफी, सुभाष बाबू पर जो मिल जाए, वीर सावरकर पर जो मिल जाए। अब ये कह रहे हैं कि मॉडरेट्स के लिए कह रहे हैं, नो डाउट द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज ग्रेटली प्लीज्ड विद हिज पॉलिटिकल एक्टिविटीज। तलवार चाटना ही एडवांस सोशल है। हुँ? हुँ। अब ये कह रहे हैं पेज 27 पर, बहुत महत्वपूर्ण है कि अच्छा रुकिए, इसको बताते हैं। ये कह रहे हैं कि आईसीएस के इम्तिहान देने की बात हुई, उस वक्त तक मैं 20 साल का हो गया हूँ। नहीं, I was 20 when I took my degree at Cambridge and the age limit for the ICS in those days was 22 or 24 to 24. मैं 20 साल का हो गया हूँ, आईएएस इम्तिहान देना चाहता हूँ, लेकिन उसकी एज लिमिट 22 या 24 है। पृष्ठ संख्या 27 अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्यों ये दोनों सुभाष बाबू से इतना जलते हैं? ये बदसूरत गांधी और बदसूरत नेहरू, परम ऐश्वर्यवान, परम रूपवान सुभाष बाबू देखते ही चित्त आनंद से खिल जाए, राजा कैसा हो प्रजा देखते ही आनंदित हो जाए। इन दोनों को जलन है, कारण वो आईसीएस टॉप किए थे ना, और उसके बाद छोड़ दिए। तो ये 20 साल का है, कह रहा है आईसीएस करने का मन तो था, लेकिन 22 और 24 2 साल मुझे कैम्ब्रिज रुकना पड़ता। तो मैंने और पिताजी ने राय बात किया कि तब तक वो लॉ कर लेते हैं। नहीं नहीं, लॉ नहीं कर लेते, तो बड़ा दिन हो गया है वहां रहे हुए, तो भारत ही वापस आ जाते। अब क्या कह रहा है? और दूसरा ये कि आईसीएस इसलिए नहीं करते हैं कि घर से बहुत दूर दूर जाके रहना पड़ेगा, प्रयाग ही रहना ठीक है। तो हम लोगों ने बार ज्वाइन किया लॉ पढ़ने के लिए। अब देखिए इसका सब तर्क कैसे कटेगा। ये कह रहा है, इट इज क्यूरियस that in spite of my growing extremism in politics, I did not then view with any strong disfavor the idea of joining the ICS. मैं भारत वालों का ध्यान है कि मैं राजनीति में और एक्सट्रीमिज्म में रुचि ले रहा हूँ, लेकिन आईसीएस करने का ख्याल कोई मन में ठीक ही ठाक है। And thus becoming a cog in the British government's administrative machine. अब ये विचार कर रहे हैं कि इम्तिहान नहीं दें क्योंकि 2 साल रहना पड़ेगा। अगला पैराग्राफ में कह रहा है,
I left Cambridge after taking my degree in 1910. I was only moderately successful in my science trios examination, obtaining second class. वो पढ़ाई ठीक से नहीं कर पाए. For the next 2 years, I hovered about London. अगला 2 साल फालतू लंदन घूमते रहे. लेकिन 2 साल ICS का तैयारी नहीं करे काहे दम ही नहीं है. इसीलिए सुभाष बाबू शेरशाह बहुत खानदानी बड़े घर के हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत मेधावी हैं, बहुत बुद्धिमान हैं, तीक्ष्ण हैं, अंग्रेज घबराते हैं और बहुत सुदर्शन है. इसमें कह रहा है My law studies did not take up much time. ऐसा बौड़म को भी इंग्लैंड का लॉ में ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा. And I got through the bar examination one after the other with neither glory nor ignominy. बस पास कर गए, कोई इसमें डिस्टिंक्शन नहीं मिला. असलियत क्रक्स पृष्ठ संख्या 28. I was merely trying to aid to some extent the prosperous but somewhat empty-headed Englishmen. मैं बांदर की तरह नकल कर रहा हूँ यहाँ से खाली थोड़ा सा धनी मानी अंग्रेज का. मैं 2 किताब लेके बैठी हूँ. एक डर्ट ऑन क्ली. कितना गंदा है यूरोप, जिसका धनी आदमी कह रहा है. वो कितना सुगला है, टट्टी पेशाब में लिपटा हुआ है, टट्टी का पहाड़ है, पेशाब का तालाब है. ये सब भाषण मैंने दिया है सेंटर फॉर सिविलाइजेशन स्टडीज में, यूरोप रिविजिटेड का, शायद 4, 5, 6, 7, 8 वाले, शायद सारा डिटेल उसमें दे रखा है. और ये शख्स वहां 4-5 साल रहता है और इंग्लैंड की वो भीषण गंदगी, नन्हे नन्हे बच्चों के साथ अत्याचार, नंगे बच्चे, नंगी गरीब स्त्रियों को चिमनी में घुसा के सफाई कर रहे हैं. उसका वहां का पूरा शहर, लंदन शहर काला है, बदबू है, अंधेरा है. इसका एक लाइन वर्णन है. हम लोग बैठ के सोचेंगे कि लंदन गए थे पढ़ने तो कोई बहुत वहां आनंद से सुख से रहे होंगे. हम लोग के बंबई दिल्ली जैसा कुछ होगा, नार की यूरोप. अब इसका खुद ही वर्णन कह रहे हैं. एक बार घूमने गया नार्वे, तो वहां खेत खलिहान जंगल में घूम के आया तो कहा कि नहाना है, नहाने किधर जाए. Hot and पेज संख्या 28. Hot and weary we reached our destination, a little hotel, and demanded bath. और कहा नहाना है. Such a thing had not been heard of there. नार्वे में नहाना किसी ने सुना ही नहीं था. And there was no provision for it in the building. और पूरी नन्हे से होटल की बिल्डिंग में नहानघर था ही नहीं. नार्वे में नहीं बाबू, यही हालत आपके लंदन में भी है. फिर आगे कुछ और है, छोड़ दिया. इन द समर ऑफ 1912 आई रिटर्न टू इंडिया आफ्टर 7 years. अभी 53 मिनट हुआ है. निधीश जी थोड़ा और चलाएं क्या, 5-7 मिनट. चलिए चलाते हैं. पृष्ठ संख्या 30, अध्याय संख्या 5. या छोड़िए, यहाँ पर बंद करते हैं. और क्या करूं, चलिए थोड़ा शुरू करती हूँ. तो कांग्रेस वॉज ए मॉडरेट ग्रुप. नेहरू कह रहे हैं 1912 में, और ये बताते हैं कि कांग्रेस ने हमको आजादी दिला दी. ये कह रहे हैं कांग्रेस वॉज ए मॉडरेट ग्रुप मीटिंग एनुअली, passing some feeble resolution and attracting little attention. 1912 में कांग्रेस कब 1985 में बनी है. 15 साल उधर, 12 साल इधर, तो 15 और 10, 25, 2, 27 साल. मैं 1912 में बांकीपुर कांग्रेस जाता हूँ. It was very much an English knowing upper class affair where morning coats and well pressed trousers
were greatly in evidence. Essentially, it was a social gathering. Fresh from South Africa, attended it and was the outstanding person of the session. काहे का social gathering with no political excitement. Gokhale was a member of Public Service Commission. Public Service Commission किसका? अंग्रेजों का. काहे का पब्लिक सर्विस? ICS चुने जाने का उसके मेंबर हैं. He was entitled to a first class railway compartment. ये बता रहे हैं. 1912 तक अभी भारत के देशभक्तों का नाम नहीं आया है. भारत के राजाओं का, भारत के महाराजाओं का, भारत के वीर क्रांतिकारियों का नहीं. गोखले जी पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर हैं. अंग्रेजों की बॉडी है, फर्स्ट क्लास टिकट मिल रहा. उसका लंबा कहानी है, छोड़ रहे हैं. हाँ, और बता रहे हैं. 33 politics which to me meant aggressive nationalist activity against foreign rule offered no scope for this. 1912 के बाद 12 है कि 13 है, यानी ये आदमी 12 में 12 साल और 11 23 साल के लड़के के लिए politics which meant aggressive nationalist activity against foreign rule offered no scope for this. इनके लिए इसका कोई चार्म नहीं है. इनका चार्म क्या है? I indulged in some diversions like शिकार. जंगल में शिकार करने जा रहे हैं, बाड़ा लगवा के जानवरों को लेके शूट कर रहे हैं. अंग्रेजों के खिलाफ पॉलिटिकल एक्टिविटी में कोई रुचि नहीं है 1912 तक. और ये आदमी 1947 में भारत का प्रधानमंत्री. अभी आगे आएगा. मोतीलाल नेहरू और गांधी आपस में बात करेंगे और बात करके तय करेंगे 1919 में, यानी 30 साल के लड़के को किसी गतिविधि में भाग नहीं लेना. नेहरू और मोतीलाल नेहरू 1919 में. अभी आएगा आगे. गोखले का एक सोसाइटी है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी. बट आई हैड नो इंटेंशन देन ऑफ गिविंग अप माय प्रोफेशन. लेकिन मैं अपना प्रोफेशन क्या है, थोड़ा सा नोट कमा रहा हूँ, उसको छोड़ के गोखले के सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी में भी नहीं जाऊंगा. फिर क्या कह रहे हैं कि द वर्ल्ड वॉर चल रहा है. पेज 34 पर. द वर्ल्ड वॉर एब्जॉर्ब्ड आवर अटेंशन. इट वाज फार ऑफ एंड डिड नॉट एट फर्स्ट affect our lives much, and India never felt the full horror of politics, petered out and sank into insignificance. 1914 से 1919 तक कांग्रेस की पॉलिटिक्स petered out and sank into insignificance. कुछ नहीं है, नेहरू कह रहे हैं. और अब भारतीयों की सेना में भर्ती की जा रही है अंग्रेजों के द्वारा. कैसे? नेहरू कह रहे हैं फ्रॉम द सेकेंड ईयर, यानी 1914 में लड़ाई शुरू हुई. 1915 में फ्रॉम द सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स न्यूज ऑफ कॉन्स्पिरेसीज एंड शूटिंग्स केम टू अस एंड ऑफ प्रेस गैंग मेथड टू एनरोल रिक्रूट्स इन पंजाब. दमन के द्वारा, इसको आगे हम बताएंगे पूरा. और तब गांधी जी को लाया जा रहा है साउथ अफ्रीका से. पहली लड़ाई में सेना में अंग्रेजों की भर्ती के लिए CF एंड्रयूज पूछ रहे हैं, बापू तुम तो अहिंसक हो. तो कह रहे हैं नहीं नहीं, वो तो मेरा खास वैरायटी है. भारत के देवी देवता तो सबके सब शस्त्र धारण कर रहे हैं. तो आज का समय हो गया जी. आज मैं रोक रही हूँ. अगर आप कहेंगे तो मैं इस पर एक फुल सीरीज ही चलाना चाहता. एग्जैक्टली दीदी, ये जो चीजें हैं, ये जो एपिसोड्स हम लोग कर रहे हैं अपने चैनल पर, ये अपने आप में बहुत श्रृंखलात्मक तरीके से चल रहे हैं. और हमारे दर्शकों को मेरा पूरा विश्वास है, जितना मैंने सर्च किया है, किसी भी और जगह यूट्यूब पर मिलने वाले इस तरीके से वो है नहीं.
यहाँ मिल रहे हैं, ये आपके लिए हमारे दर्शकों के लिए बड़ी बात है। तो इस बात को समझिए, इन्हें आगे बढ़ाइए क्योंकि ये भारत के लिए बहुत आवश्यक है। भारत के इतिहास को जानने के लिए पिछले 75 वर्षों में 1885 से लेकर के अब तक 2014 में अगर हम खास तौर पे बात करें विशेष तौर पे, तो 1885 से 2014 तक कौन से ऐसे लोग थे, जिन लोगों ने खाया है और डकार भी नहीं लिए हैं। तो ऐसा करके जो गंध फैलाई है, बदबू फैलाई है, इन सब के बारे में हमें कच्चा चिट्ठा खोलना पड़ेगा। जैसा कि पहले एक कार्यक्रम में आपने कहा था कि नरेंद्र मोदी प्रभु श्री रामचंद्र नहीं है, होते तो भी 14 वर्ष बनते, पहली बात तो है ही नहीं और नहीं है इसीलिए 25 वर्ष का अमृतकाल लिया है कि भैया 10 वर्ष तो मुझे सरकार चलाने दो, पहले 2014 से 2024 उसके बाद में अमृतकाल की बात कर लेते हैं। तो 2047 इतना समय देंगे तो पुरानी जो गठरी है पाप की उसको खोल के वहां कुछ साफ सफाई कर पाएंगे और कुछ अच्छा काम कर पाएंगे। खैर हम वो अपना काम कर रहे हैं, आवश्यक है कि अच्छा ही काम करें। दीदी अपना काम कर रही हैं और आप भी अपना काम करिए। मेरा एक बार फिर से निवेदन रहेगा, हमारे प्रबुद्ध सदस्य अवश्य बनिए, ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है। केवल इतना ही कहना था, आज के लिए इतना ही। दीदी आपको प्रणाम करता हूँ, बहुत धन्यवाद चर्चा में सहभागी होने के लिए और इतना सुंदर ज्ञान सभी हमारे दर्शकों के श्रोताओं साथ को में। नमस्कार। जय श्री राम। निधि जी को भी नमस्कार। प्रणाम दीदी, प्रणाम।